हेलो एवरीवन, दिस इज यश राउत एंड यू आर वाचिंग द फिफ्थ एपिसोड ऑफ चेंज इक्वल्स वर्ल्ड। अब हम इस एपिसोड में देखेंगे कि व्हाट इज स्टार्टअप वर्ल्ड एंड हाउ टू एंटर इट। वी विल आल्सो सी कि 3D प्रिंटिंग में करियर कैसे बनाएं, इसमें कैसे जाएं एंड सक्सेसफुल कैसे हो। सो यू मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड एंड आल्सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे लिसनिंग, स्टे लर्निंग। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिफ्थ एपिसोड ऑफ चेंज इक्वल्स वर्ल्ड। आज हमारे साथ है ओम सोमवंशी। He is a dynamic young entrepreneur and has done 2 startups very successfully. So we would like to know his journey. Sir, so आपकी जर्नी क्या थी आज तक और फिर स्टार्टअप में आपने कैसे एंटर किया? Okay. Good morning to all and thank you for having me here. I am a mechanical engineer and मैं 2019 में MIT BTech से मैंने BTech किया मैकेनिकल में। फिर मैंने इंटर्नशिप जो है IIT बॉम्बे में करी इंडस्ट्री 4 में। वहाँ पर हम इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग एंड इंडस्ट्रियल IoT पे काम करते थे। सो आई लर्न फ्यू थिंग्स देयर। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में जॉब किया बेंगलोर में। दैट स्टार्टअप यूज टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में चीज़ें सीखी, नए प्रोजेक्ट्स किए और वहाँ पर मैंने एक इंडस्ट्रियल IoT का प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन किया था। हमने एक डिवाइस बनाया था हेल्थ केयर का, उसमें जो फैक्ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, तो पोस्ट कोविड जो चीज़ें चाहिए थी उस रिलेटेड था वो प्रोजेक्ट। तो वो सक्सेसफुली प्रोजेक्ट मैंने किया और उसके बाद मैंने अक्टूबर 2021 में मैंने खुद का कंपनी स्टार्ट किया, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। ओके। तो वो हम इंडस्ट्री 4 में काम करते हैं। वी हैव प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रियल IoT एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हम कंपनीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये माइक है, तो एक कंपनी जो माइक बनाती है उनको अगर इसका नया प्रोडक्ट निकालना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वी डू दैट डिज़ाइन, वी देन टेस्ट इट, एनालाइज इट, देन वी मैन्युफैक्चर इट यूजिंग 3D प्रिंटिंग। उसका प्रोटोटाइप बनता है, देन दिस प्रोडक्ट टेस्ट इन साइड द फैक्ट्री एंड जब ये इट इज़ ओके टू गो तो ये प्रोडक्शन में चल जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट टास्क वी डू फॉर द कंपनीज। ओके। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग? नहीं, एक्चुअली क्या है, हिस्टोरिकली मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग के 3 कैटेगरीज होते हैं। वन इज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज फॉर्मेटिव एंड थर्ड वन इज एडिटिव। तो सब्ट्रैक्टिव में क्या होता है कि एक लेट से आपको ये कप बनाना है, तो जो ब्लॉक आता है वो बड़ा ब्लॉक आता है, उसमें से यू नीड टू रिमूव द मटेरियल एंड गेट दिस शेप। इसलिए उसको सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, मतलब मटेरियल रिमूव करते हैं, ठीक है। देन देयर इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में यू डोंट आइदर ऐड द मटेरियल और रिमूव मटेरियल, उसमें आप चेंज करते हो शेप उसका। तो एक शीट रहती है, तो शीट को आप प्रेशर से कुछ भी शेप में ला सकते हैं, मोल्ड से। दैट इज फॉर्मेटिव। एंड थर्ड वन इज एडिटिव। एडिटिव में यू ऐड द मटेरियल, जो भी मटेरियल है ये रिमूव नहीं होगा, ये ऐड होता जाएगा। सो दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और ये इट हैज़ बीन देयर फ्रॉम 1971। सो ऐसा नहीं है कि आज ही आया है मार्केट में, इट्स बीन देयर। ओके। या सो फिर इस सारे इसमें 3D प्रिंटिंग कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब? ओके, सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन 3D प्रिंटिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके। एंड 3D प्रिंटिंग में भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है, अराउंड 7 to 8 टेक्नोलॉजीज है। उसमें से वी वर्क ऑन 3 टेक्नोलॉजीज, FDM, SLA एंड SLS। ओके। सो व्हाट इज FDM, Okay. SLS and Okay, so FDM stands for Fused Deposition Modeling। Okay. उसमें you get the raw material in form of wire, जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर वगैरह होते हैं, वैसे you get the raw material। Then there is heater, extruder cartridge, जहाँ पर वो मटेरियल हीट होता है, मेल्ट होता है, and then you give CNC code to the machine, G code to the machine, and it traces the path of the what we can say shape of the product। ये दैट इज FDM। SLA में जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज लिक्विड, रेजिन यूज होता है। तो उसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन क्या है, लाइक इज इट एस्थेटिकली अपीलिंग, इट शुड बी एस्थेटिकली अपीलिंग, या आपको सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, उसके हिसाब से मटेरियल चेंज होगा। SLS में भी पाउडर फॉर्म में मटेरियल आता है। तो एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ डिफरेंट एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड। ओके। सो इन होल 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ वो यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर और इट इज़ बीइंग यूज्ड नाउ? ओके, ग्रेट। तो 3D प्रिंटिंग काफ़ी वास्ट उसका स्कोप है। आई विल गिव एग्जांपल कि अभी हमने जो काम किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल कि बुगाटी जो चिरॉन है
उसके जो ब्रेक कैलिपर्स है वो 3D प्रिंटेड मेटल 3D प्रिंटिंग से बनते हैं. ओके. देन जो एरोप्लेन है एयरबस एंड बोइंग का उसमें भी 3D प्रिंटेड पार्ट्स यूज होते हैं फ्यूल इंजेक्टर्स में. एंड फिर एयर कूलर्स है प्रोटोटाइपिंग के लिए तो यूज ही होता है. Okay. देन यू हैव एप्लीकेशन इन मेडिकल जैसे कि डेंटिस्ट्री में है. यू कैन मेक सर्जिकल गाइड्स. देन यू कैन मेक अलाइनर्स. तो काफ़ी वास्ट उसका स्कोप है 3D प्रिंटिंग का. Okay. और प्रोस्थेटिक्स भी बनते हैं. किसी का अगर हाथ नहीं है पैर नहीं है देन यू कैन मेक 3D प्रिंटेड पैर. देन सिविल में है यू कैन मेक 3D प्रिंटेड हाउसेज. अभी इंडिया ने पोस्ट जो है इंडिया का उसने बेंगलोर में 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है. देन वार में भी जो आर्टिलरी यूज होती है लाइक रिसेंट अपडेट ये है कि यूक्रेन में जो वार हो रहा है तो उसमें यूक्रेन डोंट हैव दैट मच कैपेबिलिटीज. तो 3D प्रिंटिंग से पार्ट बन के दे आर यूजिंग इन दी वार. Okay, so 3D printing is much cheaper than traditional ways. No, it's not cheaper. 3D printing is not cheap. 3D printing का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अलग है. ओके, लाइक सपोज यू वांट टू मेक समथिंग जो ट्रेडिशनल मशीनिंग से जो बनेगा जितना टाइम लेगा और जितना रिसोर्सेस लेगा तो समटाइम्स 3D प्रिंटिंग कैन मेक दैट पार्ट इन लेस टाइम विद लेस रिसोर्सेस. Okay. ठीक है. कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिक शेप रहते हैं तो वो दैट कैन नॉट बी मेड इन ट्रेडिशनल मशीनिंग. तो वहाँ पर 3D प्रिंटिंग एक रोल प्ले करता है. तो 3D प्रिंटिंग काफ़ी इजीली वो पार्ट आपके लिए बना देगा. और अभी 3D प्रिंटिंग में मटेरियल जो है काफ़ी डेवलपमेट हो रही है. तो जो स्टील वगैरह है उसको रिप्लेसमेंट हो रही है. लाइक केवलार नाम का एक मटेरियल है जिसमें दैट्स वेरी लाइट. उनके वजन काफ़ी कम होता है एंड इट इज़ एज गुड एज स्टील. Okay. सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ये 3D प्रिंटिंग कैन बी यूज बट इट्स नॉट चीप. It is not cheap. इट इज़ नॉट चीप. So अभी आपने एग्जांपल दिया कि कोई लोग तो कंस्ट्रक्शन में भी 3D प्रिंटिंग यूज कर रहे हैं. यस. लाइक दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फिर उससे घर वर बनाते हैं. नहीं डायरेक्ट घर बनता है. दे डोंट मेक ब्लॉक्स. डायरेक्ट घर पूरा बनता है. डायरेक्ट घर बन जाता Yes, है 3D yes, प्रिंटिंग से. yes. सो सबसे बेसिक क्वेश्चन इज कि इज 3D प्रिंटिंग सेफ. मतलब उस केस में Okay. जो हम ट्रेडिशनल वे से कोई भी एक चीज़ बनाए सो वी नो दैट उसका हार्डनेस थिकनेस वगैरह वो सब कुछ उसके हिसाब से वो चीज़ तगड़ी होगी. राइट. बट 3D प्रिंटिंग से जो बनेगा आफ्टर ऑल पूरा मशीन से मेड है. नो इंक्लूजन ऑफ मैन और कोई ह्यूमन एरर तो है नहीं. बट एज फार एज देखा जाए तो फिर वो कितना एरर फ्री या फिर कितना सेफ है फॉर Okay. ह्यूमन यूज. ओके. काफ़ी अच्छा सवाल है. आई विल से कि जो ट्रेडिशनली मशीनिंग होता है फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल इन प्लास्टिक इंडस्ट्री. इंजेक्शन मोल्डिंग से जो पार्ट बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है जो कि गाड़ी के बम्पर्स वगैरह जो भी आप देखते हो इट्स मोस्टली इंजेक्शन मोल्डेड. ठीक है. अब जब 3D प्रिंटिंग यूज होता है 3D प्रिंटिंग अभी इंडिया में नहीं आई है. इट्स बीन देयर फॉर अ वाइल इन द वर्ल्ड बट अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है उसका इंट्रोडक्शन जो है. तो जो मटेरियल्स है जैसे आपने बोला उसका हार्डनेस थिकनेस जो भी उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है अभी इवॉल्व हो रहा है वो. Okay. इट कैन नॉट कम्पीट विद इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट डायरेक्टली बट देयर आर सर्टन एप्लीकेशन वेयर इट ओवरसीड्स द इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स. ओके. तो ऐसा भी है. ओके. सो बेस्ड ऑन द डिज़ाइन मतलब आपका जो प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन हो रहा है. अभी कैसा है कि ट्रेडिशनली जो डिज़ाइन होता था अभी 3D वही डिज़ाइन आप 3D प्रिंटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो. ओके. यू नीड टू चेंज बेस्ड ऑन कैसे हर एक मैन्युफैक्चरिंग जो ये होती है प्रोसेस उसके लिमिटेशंस होते हैं. ओके. ओके. तो उसके लिमिटेशंस कंसिडर करके डिज़ाइन किया जाता है. तो अभी 3D प्रिंटिंग में क्या है कि लिमिटेशन नहीं है. यू कैन मेक एनी शेप. तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है डिज़ाइन में. ओके. तो डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई. सेकेंड थिंग इज अभी जो आपने बोला हार्डनेस और स्ट्रेंथ का जो प्रॉब्लम है इट कैन ओवरकम इनसाइड इन यूजिंग डिज़ाइन यूज करके आप उसको ओवरकम कर सकते हो या आप मटेरियल चेंज कर सकते हो. बट या इट्स स्टिल इन दी प्रोग्रेसिव फेज. अभी तक वहाँ नहीं है कि आप डायरेक्टली पार्ट रिप्लेस करो इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट 3D प्रिंटिंग से. बट इट विल बी देयर. आई गेस 10 साल में 3D प्रिंटिंग विल बी वेरी नॉर्मल इन 10 years. इन 10 years. एंड हम जब प्रोस्थेटिक्स वगैरह की बात करते हैं लाइक रिप्लेसिंग पूरा का पूरा लिम या फिर हाथ पैर कुछ भी यस. सो फिर वो डेवलप होने के लिए तो और भी टाइम लग जाएगा. नो अभी हो रहा है बाकी कंट्रीज में. दैट्स वेरी कॉमन. हो रहा है जनरल प्रैक्टिस में. इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा. ओके. ओके. सो एज एन होल कि एक बार अगर मतलब वो सर्टन स्टेज अपन अचीव कर सकते हैं क्या कि जहाँ मतलब इफ़ यू रिप्लेस पूरा का पूरा लिम तो पूरा का पूरा लिम जो है वो कंट्रोल्ड बाय
कनेक्टेड बाय सेंसर्स एंड ऑल दैट टू माइंड, एंड फिर उससे हम पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक लिम्ब चला सके एज अ नॉर्मल हैंड. यस 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 होता है, अभी हो रहा है कि मैंने देखा था एक वीडियो में, लाइक जो सिग्नल माइंड के जो सिग्नल्स है दे गेट ट्रांसफर टू द लिम्स एंड दे ऑपरेट. तो इट्स बीन देयर, उसमें भी काम चल रहा है. अच्छा अच्छा. Yeah. सो नाउ कमिंग बैक टू 3D प्रिंटिंग, Okay. लाइक व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 3D प्रिंटिंग? क्या अच्छा क्या बुरा? ओके सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो मैंने बोला डिज़ाइन में कंस्ट्रेंट है पहले ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो रिमूव हो गए 3D प्रिंटिंग से. तो यू डोंट हैव एनी डिज़ाइन कंस्ट्रेंट. कि पहले ऐसा था कि डिज़ाइनर बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वो डिज़ाइन चेंज करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है. 3D प्रिंटिंग में यू कैन डिज़ाइन एनीथिंग एंड वर्चुअली यू कैन मेक एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, एनी शेप. इसलिए जो डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी बड़ी है. देन जो R&D का टाइम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टाइम था पहले, कम से कम 1 साल लगता था कोई भी पार्ट डिज़ाइन करके उसको एनालिसिस करके प्रोटोटाइप बनाने को. तो इट हैज़ बीन रिड्यूस ड्रास्टिकली. आज आप 1 महीने में 15 दिन में बना सकते हो प्रोटोटाइप. कुछ पार्ट तो ऐसे है कि लाइक यू कैन डिज़ाइन नाउ एंड यू कैन गेट द पार्ट रेडी बाय टुमारो. तो 1 डे में भी हो सकता है. तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हुई है. तो उससे क्या होता है कि जब R&D फास्ट होती है तो मार्केट में प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी आ सकते हैं. तो ये एक उसका बेनिफिट है. देन तीसरा बेनिफिट ऐसा है कि अभी जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं 3D प्रिंटिंग में वो काफ़ी लाइट वेट है, उसके काफ़ी एडवांटेजेस है. जैसे केवलार जो ये है मटेरियल है, इट इज़ यूज इन दिस बुलेट प्रूफ जैकेटिंग. तो वहाँ पर इट इज़ एज गुड एज स्टील, इट कैन रेजिस्ट बुलेट्स. तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग मटेरियल डेवलप हो रहे हैं जो कि ट्रेडिशनली है ही नहीं मार्केट में. ओके. तो ये दीज आर द प्रोज ऑफ 3D प्रिंटिंग. कॉन्स की बात किया जाए तो दो इट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, स्टिल देर इज लॉट ऑफ वेस्ट इन 3D प्रिंटिंग. जो सपोर्ट्स बनते हैं, लाइक इफ यू वांट टू प्रोड्यूस दिस पार्ट, अभी दिस डिजाइन हैज बीन लाइक कि ये ऐसे है, यहाँ से यहाँ बनेगा, तो दिस इज नो स्पेस. 3D प्रिंटिंग में ऐसे आप हवा में कुछ भी बना नहीं सकते हो. Okay. इट शुड बी, देयर शुड बी सम बेस. तो अभी ये जो मेन पार्ट है ये तो बनेगा, लेकिन ये बनने के लिए इसके सपोर्ट बनेंगे. पहले सपोर्ट बनेंगे. हाँ, फिर ये पार्ट बनेगा. ओके. तो तब आपको सपोर्ट रिमूव करने पड़ते हैं, एंड दैट सपोर्ट इज वेस्ट मटेरियल. तो जो सब्ट्रैक्टिव में लोग बोलते हैं कि वेस्ट होता है, एडिटिव में भी वेस्ट है, बट उतना नहीं है जितना सब्ट्रैक्टिव जितना है, बट वेस्ट है, स्टिल देयर इज वेस्ट. तो जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, इट्स नॉट स्टिल देयर. देन कॉन्स में कि वही उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है. 3D प्रिंटेड पार्ट की स्ट्रेंथ इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट जितनी होती नहीं है. ओके. सो देर यू कैन, जो पार्ट टू पार्ट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, सो इट कैन नॉट बी डन येट. अभी थोड़ा टाइम है उसके लिए. ओके. या एंड इट इज एक्सपेंसिव. हाँ, ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंसिव. अगर किसी को 3D प्रिंटिंग में घुसना है तो फिर वो कैसे घुसे? ओके. फिर कैसे आगे उस फॉर गिवन सेक्टर वो बढ़े? अच्छा, ओके. तो 3D प्रिंटिंग में कोई भी आ सकता है. देर इज़ नो बार की लाइक आप इसी फील्ड से हो या वट एवर. बट आई वुड सजेस्ट जो टेक्निकली आपकी डिग्री है, मैकेनिकल हो या कुछ भी इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इट इज़ ईजियर फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग वर्क्स, डिज़ाइन कैसे काम करता है, हाउ इट इज़ डिज़ाइन. तो इट विल बी स्मूथ. बट ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है. तो आपको एक तो जो 3D प्रिंटिंग की प्रोसेस है, आई विल टेल यू हाउ इट इज़. पहले आपको डिज़ाइन करना पड़ता है. Then you prepare the G code for the 3D printing, and then you give command to machine, and machine बनाएगा, and you can get the part. What is G code? G code is code that is understood by the machine. Okay. मशीन को सपोज आपको बोलना है यहाँ से मशीन को यहाँ, इनपुट देते हैं अपन. मशीन को इनपुट दिया जाता है. Okay. तो वो मूव करती है मशीन अकॉर्डिंग टू दी कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय अस. Okay. ओके. उसका भी एक सॉफ्टवेयर आता है. तो वो सॉफ्टवेयर में आपने को जी कोड बनाना पड़ता है. उसके बाद मशीन को फीड किया जाता है, एंड देन मशीन रन्स. ओके. तो ये एक सिंपल प्रोसेस है. अभी लेट्स कम टू दी डिज़ाइन पार्ट, पहला जो स्टेप है. तो अभी मार्केट में यू कैन गूगल इट, एंड आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन फ्री में अवेलेबल है. उसमें कुछ कॉपीराइट वगैरह नहीं होता है. Okay. तो यू कैन डाउनलोड दो 3D मॉडल्स. यू कैन देन देयर आर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स where you can generate G codes for the 3D printing. I'll give you an example. There is software called as Cura. Okay. Ultimaker कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है Cura. तो वो that is open source. तो आप डाउनलोड कर कोई भी 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं. Then import into Cura, उसका G code बनाइए, and then you can plug that
recode into a machine and get 3D printed. Okay. Okay, ये हो गया second part. Third part is machine. अब machine we can categorize in 3 categories. One is hobbies, then there are professional 3D printers, and then there are industrial 3D printers. Okay. हॉबीज 3D प्रिंटर जो होते हैं वी कैन लाइक उनका क्वालिटी जो होती है मेक की दैट्स वेरी चीप, ठीक है. वो हॉबीज जनरली सीखने के लिए होता है. व्हेन यू आर कमिंग इनटू न्यू टेक्नोलॉजी आपको इजीली आप कैसे सीख पाएंगे उसको, उसलिए होता है. Okay. ठीक है. तो हॉबीज जो 3D प्रिंटर है दे गेट स्टार्टेड फ्रॉम आई गेस 12,000 रुपीज. 12-15,000 से यू कैन गेट अ 3D प्रिंटर. देन देयर आर प्रोफेशनल 3D प्रिंटर्स. अब हॉबीज 3D प्रिंटर में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि वो कितना दिन चल सकता है, कितने एक्यूरेसी से बना सकता है, उसकी रिपीटेबिलिटी कितनी है, कौन से मटेरियल पे वो काम कर सकता है. ओके, सो दो देन दिस जो लिमिटेशंस है दोज आर ओवरकम बाय प्रोफेशनल 3D प्रिंटर्स. एंड इंडस्ट्रियल में कैसा होता है कि इंडस्ट्रियल में कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है. सो मशीन शुड बी कैपेबल ऑफ रनिंग 24/7 फॉर ईयर्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर्स. सो इनका अगर 12,000 से स्टार्ट हो रहा है हॉबीज, प्रोफेशनल विल गेट स्टार्टेड बाय 1.5 लाख 2 लाख से, एंड इंडस्ट्रियल विल स्टार्ट फ्रॉम 30 lakhs. 30 lakhs. Yeah, 30 lakhs based on the technology that you are using. Okay. It gets started. तो FDM में अगर आपको लेना है, I'll give you an example. FDM में हॉबिस्ट में 12,000 से स्टार्ट होता है, देन यू कैन गो अप टू 1.5 लाख तक भी है हॉबिस्ट, 1.5-2 लाख तक. देन आपको प्रोफेशनल लेना है तो 2 लाख से आपको स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेशनल. और इंडस्ट्रियल लेना है तो 10 या 12 लाख से वो स्टार्ट होते हैं इंडस्ट्रियल. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस. यूज केस. अच्छा, और अगर फिर जो फ्रेशर अभी कॉलेज से बाहर निकला है, Okay. उसको इंडस्ट्री में घुसना है, नॉट फॉर लाइक हॉबी और लाइक, बट अगर उसको इंडस्ट्री में घुसना है तो क्या सर्टन स्टेप्स, मतलब कहाँ इंटर्नशिप करे या फिर किस सेक्टर में इंटर्नशिप करे कि वो 3D प्रिंटिंग में घुस पाए? ओके, सो अभी इसमें 2 चीज़ें हैं. स्टार्टअप इज अ डिफरेंट थिंग एंड बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग. Okay. स्टार्टअप अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक चाय का ठेला डाल रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज अ बिजनेस, दैट इज नॉट अ स्टार्टअप. Okay. Startup has, there should be some uniqueness to your idea. Then only you can be called as startup. तो गवर्नमेंट की बॉडी है स्टार्टअप इंडिया, Okay. एंड उसमें DPIIT सर्टिफिकेट मिलता है. सो इफ योर आइडिया इज यूनिक यू गेट द स्टार्टअप रिकग्निशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. ओके, सो दे वन थिंग इज क्लियर. सेकंड थिंग इज बिजनेस. सो स्टार्टअप के लिए जो स्कीम्स होती है वो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए होती है. यू कैन नॉट गेट स्कीम्स फॉर स्टार्टअप स्कीम्स फॉर बिजनेस, न्यू बिजनेस. ओके. ओके, तो अगर किसी को 3D प्रिंटिंग बिजनेस में आना है, इट्स वेरी लाइक आप यू कैन आई वुड सजेस्ट कि आप काम करो पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, कहाँ एप्लीकेशन है, कैसे काम किया जाता है इंडस्ट्री में, किस लेवल पे काम किया जाता है. 2-3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, देन कम टू दी इंडस्ट्री. यू कैन स्टार्ट विद द प्रोफेशनल 3D प्रिंटर्स एंड मूविंग फॉरवर्ड यू कैन गो विद द इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर्स. ओके. और अगर स्टार्टअप करना है किसी को, यू हैव टू हैव अ यूनिक आइडिया, then you have to pitch that idea to DPIIT, you get the certificate. तो I'll tell you the startup ecosystem in India कि कैसे काम होता है, ठीक है. आपकी अगर आइडिया है तो स्टार्टअप इंडिया में विंग्स है काफ़ी अलग अलग. तो उसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है. दोज आर कॉल्ड एज इंक्यूबेशन सेंटर्स. ओके. तो आप किसी भी इंक्यूबेटर के पास जा सकते हो आइडिया लेके, देन यू गो टू देम, आपका आइडिया बताओ उनको, अगर वो अच्छा लगता है then they will support you to form the company. ओके. जो कंपनी फॉर्मेशन का 25,000-30,000 खर्चा आएगा, हाँ. गवर्नमेंट विल बियर. Okay. ओके, बिफोर दैट यू नीड टू हैव, ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आपको चाहिए, बट इट्स बेटर यू गेट DPIIT सर्टिफाइड. ओके. DPIIT सर्टिफिकेशन मिला तो यू आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. देन ये हो गया कंपनी फॉर्मेशन के लिए स्कीम हो गई. देन देयर इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. ओके. उसमें आपकी जो आइडिया है उसको आइडिया टू प्रोटोटाइप जो जर्नी है उसके लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, नाम ही है उसका सीड फंड, जो बीज बोना है उसके लिए अप टू 20 लाख का ग्रांट इन एड का हेल्प होता है. ओके, तो आप पहले तो इंक्यूबेटर के पास जाइए, आपका आइडिया बताइए, आइडिया बताने उनको अच्छा लगा, DPIIT सर्टिफिकेट अगर मिल गया आपको तो 25,000 मिलेगा, आप कंपनी फॉर्म कर लीजिए, ठीक है. कंपनी फॉर्म हो गई. कंपनी फॉर्म होने के बाद आपको जो आपकी आइडिया है वो रियलिटी में लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप. तो उसके लिए एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड. गवर्नमेंट आपको पैसा देगा अप टू 20 lakhs ग्रांट इन इट. आपको रिटर्न नहीं करना है, उसका ब्याज नहीं भरना है, कुछ भी नहीं है, आपको प्रोडक्ट पे खर्च करना है, एंड यू नीड टू ब्रिंग योर आइडिया इनटू रियलिटी. ये हो गया. देन देयर इज अनदर स्कीम कॉल्ड एज निधि प्रयास. ओके. तो निधि प्रयास में आपका प्रोडक्ट बन गया, अभी यू नीड टू
ब्रिंग दैट प्रोडक्ट टू मार्केट। तो उसके लिए भी अलग स्कीम है निधि प्रयास बोल के, तो वो स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। अभी जो मेन चीज़ जो है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, वो है कि वो उसका जो जॉब या जो भी वो कर रहा था वो छोड़ के फुल टाइम अभी एक चीज़ पे उसके आइडिया पे काम कर रहा है। राइट। तो उसको फैमिली के लिए और उसको खुद के लिए जो एक्सपेंसेस है वो कैसे कवर करे, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, उसमें निधि EIR बोल के है, ओके। एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस। तो आपको अगर आप उसमें सेलेक्ट आप अप्लाई कीजिए अलग अलग इनक्यूबेटर को, उन्होंने आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपको पर मंथ 30,000 रुपीज़ मिलते हैं एक साल के लिए। ओके। तो एक साल आप आपका गुजारा कर सकते हो, जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आप उससे बियर कर सकते हो। ओके। देन एक साल में आपका प्रोडक्ट तो बन ही जाता है ऑलमोस्ट, टाइम लगता है, इट्स डिपेंड्स कौन सा प्रोडक्ट है, बट एक साल इज इनफ टाइम, यू कैन मेक अ प्रोडक्ट। देन प्रोडक्ट बन गया तो निधि प्रयास की स्कीम में अप्लाई कीजिए, थोड़ा ग्रो कीजिए, एंड देन बाकी वंस आपका बिजनेस ग्रो हुआ, आपको अगर कुछ कहीं प्लांट डालना है उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसकी आप लैंड ले सकते हैं, लैंड पे कंसेशन मिलता है आपको, GST में कंसेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आप आउट ऑफ बिजनेस स्टार्टअप जाते हो, मतलब स्टार्टअप नहीं होते हो जब आपका एक 100 करोड़ का बिजनेस होता है या 10 साल होते हैं। स्टार्टअप का ये है उनका एक कंडीशन है कि अप टू 10 ईयर्स आपका अगर 100 CR का हो रहा है बिजनेस, तो आप यू आर नॉट अ स्टार्टअप, यू आर बिजनेस आफ्टर 10 इयर्स। आप हाँ, एक तो 10 ईयर 10 साल के बाद या 100 करोड़ रीच करने के बाद, वट एवर कम्स बिफोर। ओके। सो यू आर नो मोर स्टार्टअप, यू आर इन अ बिजनेस, बिग बिजनेस। ओके, सो दिस इज द जर्नी कि आप स्टार्टअप कैसे करना है, ठीक है। ओके। और अभी AIC संभाजीनगर में तो है, पुणे में है, नागपुर में है, अमरावती में है, एंड आई गेस मुंबई में भी है। तो अलग अलग इंक्यूबेटर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे। तो इंक्यूबेटर का एक सबसे बड़ा हेल्प जो होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको ऑफिस चाहिए अभी काम करने के लिए, जगह चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू दी प्लेस। ओके। एक नॉमिनल रेंट होता है, उस नॉमिनल रेंट पे दे विल प्रोवाइड यू दी स्पेस देंगे आपको मशीन्स देंगे यूज करने के लिए। देन दे विल प्रोवाइड यू विद मेंटर्स, आपको सपोज किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, दे विल कनेक्ट यू विद द मेंटर्स। देन ये जो सारी स्कीम मैंने बताई, यू हैव टू गेट दिस स्कीम थ्रू द AIC ओनली, थ्रू द इंक्यूबेटर्स ओनली। ओके। तो आप ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बी इंक्यूबेटेड एट समवेयर, तो आप तभी ये स्कीम्स ले सकते हो। सो अगर आप AIC में इंक्यूबेटेड हो, AIC में नहीं, कोई भी incubator में AIC इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। वैसे ही प्राइवेट इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, सो प्राइवेट इंक्यूबेटर्स के स्कीम्स अलग होते हैं या फिर दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर गवर्नमेंट? दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर द सेम स्कीम्स। ओके। ओके। सो फिर वो पूरा प्रोसेस अपना देखते हैं वंस यू गेट इंक्यूबेटेड इन द राइट सेंटर। राइट। अच्छा। सो कमिंग बैक टू योर स्टार्टअप, सो प्लीज एक्सप्लेन व्हाट योर स्टार्टअप इज। ओके, अभी तो मेरे 2 स्टार्टअप है। वन इज नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम R&D करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल, जो कूलर्स होते हैं, एयर कूलर्स, ठीक है, तो वो हम पहले डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद वी मैन्युफैक्चर इट यूजिंग 3D प्रिंटिंग। ओके। देन वी पोस्ट प्रोसेस इट, पेंट ऑन करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। देन दैट प्रोडक्ट गोज टू अ कंपनी, जो भी हमारा कस्टमर होगा। देन दे विल उसको सब माउंट करेंगे, पूरे जो इक्विपमेंट्स है वगैरह लगा के। देन दे विल टेस्ट, जो एक्चुअल कंडीशन में टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी कूलर लगेगा तो कभी कभी 24 घंटे भी चल सकता है, तो दे विल टेस्ट दैट परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। देन वंस कि ये उनको लगता है, इफ दे आर कन्विंस विद द डिज़ाइन कि हाँ दिस डिज़ाइन लुक्स गुड, ये काम भी कर रहा है, देन दैट गोज इनटू मोल्ड। देन मोल्ड बनता है एंड देन प्रोडक्शन स्टार्ट्स। सो फ्रॉम ये जो है डिज़ाइन टू प्रोडक्शन वी हेल्प दी कंपनीज। ओके, और हमारा मोटो ये है कि जो R&D है, इंडिया में R&D पे कोई खर्च नहीं होता है। R&D में वी आर वेरी बिहाइंड दी बिग पावर्स। तो जब तक R&D नहीं होगी तब तक नए प्रोडक्ट्स एंड नई टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आएगी। राइट। इसलिए हमारा मोटिव ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको हम सपोर्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड नए प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी आए इंडिया में। तो दैट इज आवर मोटो। एंड द सेकंड स्टार्टअप? सेकंड स्टार्टअप इज इनटू हेल्थ केयर। इट इज कॉल्ड एज नेक्सलाइन, जो अलाइनर्स होते हैं, ब्रेसेस विच इज अल्टरनेटिव ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, तो वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर डेंटल केयर। फॉर डेंटल हेल्थ केयर। ओके, तो वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड उसमें भी हमारा मोटिव यही है कि जो अलाइनर के ट्रीटमेंट है अभी मार्केट में, जो यूरोपियन एंड अमेरिकन ब्रांड्स है, तो वो काफ़ी महंगे हैं। दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू दी कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा यही है कि वो हम ब्रेसेस के ही प्राइस में अलाइनर कैसे ला सकते हैं।
तो उसी पे हम काम कर रहे हैं एंड वी हैव बॉट, हमने ऑलरेडी 20-25 लोगों को सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है Okay. एंड वो हमारा चल रहा है अच्छे से. Right, right, right. Yeah. So thank you for the nice conversation. Yeah. Now I like to have your co-founder of the healthcare industry. Yeah, sure. So now we have Dr. Sachin Raut with us. He is an MDS and he is now practicing in Sambhajinagar for last 7 years. He is also the co-founder of Nexalign Technologies. थैंक यू यश मुझे बुलाने के लिए. Okay. So to begin with, क्या होता है अलाइनर सबसे पहले बेसिकली? यस देखिए, अलाइनर जो है ना वो ब्रेसेस का एक मॉडर्न अल्टरनेटिव है. जो ब्रेसेस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस पेशेंट को होते हैं, उसे ओवरकम करने के लिए अलाइनर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है. सो अलाइनर्स आर नाउ कटिंग एज और मोस्टली डिमांडेड फ्रॉम पेशेंट्स कि हमें टीथ अलाइनमेंट के लिए अलाइनर्स ही कंफर्टेबल है या वही करना है. Okay, okay, okay. So previous technology was braces. Now Yes. it is aligners. यस, Okay. पर braces आज भी valuable है. ब्रेसेस वैल्यूएबल थे, है और रहेंगे भी. बट जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है तो आपको पता है कोई भी टेक्नोलॉजी प्रीवियस थिंग्स को जो भी डिसएडवांटेज होते हैं उसे बाईपास करके ही आगे बढ़ती है. तो ब्रेसेस के कुछ बेसिक इश्यूज होते हैं पेशेंट के लिए. फॉर एग्जांपल ब्रेसेस दिखने में आते हैं अगर वो मेटल के हो, या फिर वायर्स उनको दिखने में आते हैं. तो अलाइनर्स आर इनविजिबल. ब्रेसेस आप लगाने के बाद आपको खाना खाने में या फूड जो भी लेना है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, अलाइनर्स में वो माइनस हो जाते हैं क्योंकि आप अलाइनर्स निकाल के खाना खाने वाले हो. Okay. उसके बाद आप जब ब्रेसेस लगाते हो आपको मंथली एक डिसाइडेड टाइम पे क्लिनिक पे जाना है, वेट करना है. अलाइनर्स में आपको वो झंझट नहीं रहता है. आपको अलाइनर में एक नियर अबाउट पूरा सेट ही मिल जाता है. वो आपको सिक्वेंशियली चेंज करना है और आपको कोई तकलीफ हो तो ही आपको डॉक्टर्स को मिलना है. तो इट इज़ वे कंफर्टेबल देन ब्रेसेस. Braces. Yes, but only thing is that most difficult cases are still in R&D with aligners. So जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रही है बहुत जल्दी वो भी चीज़ें अलाइनर से होना चालू हो जाएंगी. बट करंटली मोस्ट ऑफ द केसेस आर डन विथ अलाइनर्स प्रॉपरली. With aligners properly. यस, Okay. So now we can say that majority of the braces can be replaced by aligners. दे आर बीइंग रिप्लेस्ड ऑलरेडी. Okay, okay. So what is your startup like? You are co-founder of it. So exactly from dental healthcare side, what does it affect on the generation? सी इफेक्ट जो है 3D प्रिंटिंग का डेंटल में जो आया है वो मोस्टली अभी अलाइनर्स उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. सो जैसा आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हर फील्ड में बहुत फास्टली बढ़ रही है, तो डेंटल में तो और भी ज़्यादा फास्ट बढ़ रही है क्योंकि डेंटल इज़ मोस्टली रिलेटेड विथ इंजीनियरिंग. कॉज हम कोई ना कोई नई चीज़ बना रहे हैं या अल्टरेशन कर रहे हैं. सो 3D प्रिंटिंग उसमें बहुत अच्छा और बहुत फास्ट एडवांटेजेस दे रही है. जैसा आपने पूछा हमारे स्टार्टअप के बारे में. सो ओम जिनसे आपकी अभी बात हुई, ओम और हम बहुत 1-2 साल से एक दूसरे को पहचानते हैं. हमने कुछ चीज़ें इसके पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स हमने सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे से बनाए थे. Okay. बट व्हेन इट केम टू आइडिया दैट अलाइनर्स आर बीइंग टू मच कॉस्टली टू द पेशेंट. आप जनरली देखोगे तो ब्रेसेस के कॉस्ट से 4 या 5 टाइम्स अलाइनर की कॉस्ट जा रही है. Okay. सो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. हमने पहले भी उसके बारे में सोचा कि क्या हम पॉसिबली ब्रेसेस के कॉस्ट तक अलाइनर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या. Right. और दैट आल्सो दैट कॉस्ट दैट एंड कॉस्ट शुड बी फॉर पेशेंट. ब्रेसेस के कॉस्ट में पेशेंट जो एंड यूज़र है उसको ही वो कॉस्ट गिरे. तो वी हैव सम पायलट प्रोजेक्ट्स, हमने कुछ केसेस भी किए सक्सेसफुली. और जैसे ही वो सक्सेसफुली होने लग गया हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसा हमारा बिल्टअप हुआ. सो वी स्टार्टेड आवर स्टार्टअप कॉल्ड नेक्सालाइन. Okay. यस, It makes aligners in the cost of braces, almost at the cost of braces. यस, And यस. फिर उसका प्रोसेस मतलब एक बार हमने अलाइनर्स खरीद लिए, सो जब हमारे टीथ अलाइन होना चालू हो जाएंगे तो फिर हाउ आर वी सपोज टू चेंज इट? और सी हर पेशेंट का केस अलग होता है. सो नियर अबाउट 8 to 12 डेज के दरमियान आपको एक अलाइनर जो दिया जाता है उससे नेक्स्ट अलाइनर पे शिफ्ट होना होता है. दैट इज़ ऑल. आपको जो आपके डेंटिस्ट है या नेक्सालाइन के जो भी पार्टनर डेंटिस्ट है उनसे आपको उसका पूरा एजुकेशन या पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. यू ऑलवेज हैव वन अटेंडिंग डेंटिस्ट विथ यू फॉर ऑल योर क्वेरीज थ्रू आउट द ट्रीटमेंट. यस. एंड
फिर एवरी 12 to 15 days हमको वो अलाइनर चेंज करना होता है. Yes. एंड दिस ट्रीटमेंट लास्ट फॉर हाउ लॉन्ग? Maybe from 6 months to 1 year, 1.5 year. Depends. It's highly customized, so Okay. depends from patient to patient. But near about in treatment duration और braces का इसका near about same ही. ओके ओके. Yes. एंड लाइक अभी तो फिर प्रोसेस क्या है? लाइक इफ यू गेट एन ऑर्डर फॉर अलाइनर्स फ्रॉम लेट्स से बिहार या फिर दिल्ली See. और प्रोडक्शन हमारा किसी अलग साइड पे है, Yes. सो हमको कैसे समझेगा कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है? सी अगेन आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगेन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी गुड रोल. हमें लेट इट बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया वी गेट इंक्वायरी, वी गेट डायरेक्ट स्कैन ऑन ईमेल. हमारे जो डिज़ाइनर ऑर्थोडोंटिस्ट है वो मेल से डिज़ाइन चेक करके उसका फाइनल आउटपुट दिखाया जाता है पेशेंट को. ओके. जैसे ही वो फाइनल आउटपुट एग्री होता है, यहाँ पे संभाजी नगर में हमारा प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होके उससे डायरेक्ट पूरे अलाइनर सेट का कुरियर 2 या 3 दिन में पहुँच जाता है. नाइस. मतलब आप पूरे इंडिया में, पैन इंडिया आप कहीं पर भी रहो, अगर आप वो स्कैन करके भेज सकते हो सो दैट यू कैन गेट द अलाइनर्स. Yes, we are actually doing cases from Kolkata, we are doing from Srinagar, we are doing from as you said UP. ओके. Successfully we are doing, and it is all technology based, so no human intervention or no delay in the process, cause mail तो आपको immediate ही आ जाना है. राइट राइट. सो फॉर द व्यूअर्स, क्या एक पर्टिकुलर एज होती है जहाँ पर हमने ब्रेसेस और अलाइनर्स लगाने चाहिए, या फिर वो किसी भी एज, कोई भी आदमी के लिए कभी भी चल सकता है? See, most ideal time is your teenage, from 13 to 19. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ब्रेसेस भी एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स एक ब्रांच है, सो यू कैन डू इट एट मोस्टली एनी एज, बट डिपेंड्स. आप टीन एज में अगर करते हो तो इट इज़ फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल. जैसे जैसा एज बढ़ते जाता है उसका थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टीज बढ़ते जाता है, बट दैट इज़ ऑल्सो डूएबल. वो नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है. ओके. सो 15 to 18 आई गेस. teen age is generally considered right age, 13 to 19, and you can do it afterwards also. We have done with aligners, we have done patients of 60 years of age, that too Okay. successfully. Yes, but definitely it takes little bit more time, and all these things comes. And how did you decide to get into this kind of business? Like, you have been also running your clinic for past 7 years successfully. Yes. So why did you decide to get into business also? जैसा हम क्लिनिक रन करते हैं 6-7 साल से, आप कह रहे हो ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें समझ में आती है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. Okay. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगता है कि क्या हम कुछ और हेल्प करके ये चीज़ हर किसी को अफोर्डेबल रेंज में ला सकते हैं क्या. सो जैसे ही ओम से 1.5-2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद हमने काफ़ी डिस्कशन, हम वैसे भी डेली बेसिस पे ही मिलते हैं तो डेली बेसिस पे डिस्कशन होता है. हमें इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसके अंडर हमें जो सपोर्ट मिला है उससे, दैट्स वाई वी डिड दिस टू दिस मच एक्सटेंट. हमें उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. Okay. यस. सो हम सुनते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, बट थ्रू आवर स्टार्टअप इंडिया वी हैव एक्सपीरियंस दैट वी कैन डायरेक्टली टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट, एंड वी कैन पास ऑन दिस बेनिफिट्स टू आवर एंड यूजर्स. सो हमें उसकी भी काफ़ी मदद हुई. दूसरा, हमारा भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या 3D प्रिंटिंग नॉलेज है या 3D प्रिंटिंग सेटअप है, हमने उसका भी बहुत मेटिकुलसली और बहुत प्रॉपर यूज़ किया है. हमारा टारगेट ही था कि हमें एट एनी कॉस्ट, ये अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट जनरेट करना है. Right. So we took lot of efforts for that, and we successfully did it. Now we are running properly as a company and with good customer response. So final verdict on a doctor's perspective, aligners is way better than braces. See, braces and aligners both are good, but aligners are more comfortable for doctors and patient both. So see, whenever there is any new technology, that doesn't mean old technology is less useful or Okay. it's not good. It is only that the newer technology is asked and benefited more by end user. So ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अच्छी है, बट अलाइनर्स इज मोर कंफर्टेबल एंड डिमांडेड फॉर पेशेंट्स ऑल्सो. डॉक्टर्स के लिए भी कंफर्टेबल है, पेशेंट्स के लिए भी कंफर्टेबल है. सो
it is newer technology I'll say and it is most popular and आप देखोगे तो एशियन कंट्रीज़ का तो ठीक है, मतलब आप वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ में देखोगे सो अलाइनर्स आर फर्स्ट चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ड्यू टू इट्स कंफर्ट. Due to its comfort. Yes, only issue is that is too much costly in Western and European countries, still costly in too much costly in Asian countries. So when there will be cost effectiveness equal to braces, that will be in most demand. Right. For my viewers, if they want to connect with Nexalign and get treatment done, so how are they supposed to do that? See, आप कांटेक्ट कर सकते हो Nexalign को भी डायरेक्टली, या फिर वी आर ऑनबोर्डिंग डेंटिस्ट फ्रॉम पैन इंडिया वेरी फास्ट. सो वी हैव आवर पार्टनर क्लिनिक्स एवरीवेयर, नियर अबाउट एवरीवेयर. You can contact us, we'll refer to our partner dentist, he'll take care of you. Otherwise you can directly also contact Nexalign, our team will guide you how to proceed. Okay, so I'll mention all the links in the description. Any viewer can go in the description and connect to Nexalign. Yes. Thank you.